ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम प्रगदस्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवस गवन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभ्रजत्रास्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो ब्रवसेमहि देवहितं जदायुः। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिः रोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरे। ग्रंथों के हर एक
मैं जिला लोधी क्षत्रिय समाज के हमारे संरक्षक आदरणीय श्री रवि ठाकुर जी को हम सभी की ओर से स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएँ और स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए समाज का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री रवि ठाकुर जी। कार्यक्रम रखने का उद्देश्य मात्र समाज को संगठित करने का नहीं है, बल्कि जो साथ में कार्यक्रम और दो होते हैं, जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करना और हमारे साथियों बच्चों को एक दूसरे में बंधन में बांधने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का ये मतलब नहीं है कि हम प्रमाण पत्र या राशि दे के प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि हम इस समाज को और समाज के द्वारा पूरे देश के बच्चों को एक राय दिखाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अच्छी क्वालिटी से अच्छा पढ़ते हैं वो वरन परिवार का नहीं, जिले का नहीं, इस देश का नाम रोशन करते हैं। इसलिए शिक्षा का महत्व जो है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में लोग शिक्षित हैं वो समाज बहुत आगे है। हमारा समाज इसलिए पिछड़ा हुआ है कि हम समाज में शिक्षा में पिछड़े हुए। आज जब आवश्यकता महसूस हो रही है तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अब 90 और 99% के बच्चों को भी ढूंढना पड़ता है कि हम किस स्कूल में एडमिशन मिले, हम किस संस्था में हमें नौकरी मिले, वो भी एक असंभव चीज़ बनती जा रही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग है जिसका आरक्षण सबसे कम। हम देश में हमारी आबादी लगभग 60% है, पर हमें 14% से संतुष्ट करा दिया गया है। हमारी लड़ाई देश में जारी है, ओबीसी की आरक्षण की लड़ाई जारी है, बहुत से आंदोलन चल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि समाज को इस आंदोलन में जरूर भागीदारी निभाना चाहिए, जिससे हमारे समाज के बच्चों का आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद। जय हिंद। कराएंगे रामनारायण ठाकुर जी। प्रहलाद ठाकुर जी, शिवेश ठाकुर जी। यह विवाह योग्य युवक युवती का जो परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, यहाँ पर हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। हमें झिझक और जो ग्लानि होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आए, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए ही समाज के द्वारा उक्त प्रकार के आयोजन आयोजित किए जाते हैं। यहाँ कोई बाहर से लोग नहीं है, हमारे समाज के अपने लोग हैं, तो बेझिझक आए। जिन युवक युवतियों का पंजीयन हुआ है वो बेझिझक आए, अपना परिचय दें। 2-2 मिनट का समय मिलेगा, या उनके परिजन जिन्होंने यहाँ पर पंजीयन कराया, परिजन आए और अपने बेटे बेटियों का परिचय दें, जो भी उनकी भाषा हो। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आचार्य श्री हरगोविंद दास जी महाराज, राष्ट्रीय कथावाचक, नोएडा, वृंदावन, मथुरा का आगमन हो चुका है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री लोकेश लिल्लारे जी, कमिश्नर जीएसटी। सम्मान एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन में हमारे जिले एवं अन्य जिलों से आए हुए सभी बंधु और मातृशक्तियों का हमारे इस मंडला जिला भवनी बंजर मैरिज गार्डन चक्रवर्ती में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, जो कि आप लोग इतना समय निकाल कर हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए समय दिए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आप लोग इतना समय दे करके आए हैं और इस कार्यक्रम को रूपरेखा को अच्छा बनाएंगे। अब आप सभी के स्वागत और अभिनंदन के लिए एक स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रंजीता सिंगरौली जी को कि वो आएँ और एक स्वागत गीत आप सभी के स्वागत में प्रस्तुत करें। मन की दिया से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन
जनपद अध्यक्ष श्री नरेश पटेल जी एवं उनके साथ जबलपुर टीम को मैं आमंत्रित करूंगा, कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। जबलपुर टीम। हमारे बीच नोएडा से, हमारे समाज से ही राष्ट्रीय कथावाचक आदरणीय श्री हरगोविंद दास जी महाराज का आगमन हुआ है मथुरा वृंदावन से। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। आचार्य श्री हरि गोविंद महाराज जी, राष्ट्रीय कथावाचक, जो हमारे बीच में बहुत दूर से वृंदावन मथुरा से विराजमान हुए हैं, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। बाके बिहारी लाल की जय लेधेश्वर, जय महादेव, जय अविंती बाई, जय स्वामी ब्रह्मानंद। तो हमारे जो, हम तो उनको गुरुजी बोलते थे, अब आजकल सर टीचर पता नहीं क्या क्या बोलते, तो वो कहते थे, बोले कभी मैं पीछे खड़ा होता था ना मुझे आगे बुला लेते, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होती। मैंने कहा यार ये सर है, मुझे मैंने इसलिए बुलाते होंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे कुछ अच्छे कार्य लगते होंगे, उन्हें कुछ मुझसे प्रसन्नता होती होगी, इसलिए शायद मुझे आगे बुलाते होंगे। पर मुझे कई साल बाद ये पता लगा कि वो क्यों कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मुझे आगे बुलाते थे। समझ में आया? मैंने, वो मेरी हाइट छोटी थी, तो पहले जो छोटा बच्चा फिर आगे ऐसे वो लाइन का जो कॉम्बिनेशन बैठ जाए ना, तो इस कारण से वो मुझे आगे बुलाते थे। तब मुझे बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ, यार मैं तो इसी काम के लायक था क्या। मुझे लगा बड़ी प्रसन्नता होती थी पहले कि वो मुझे आगे बुलाते हैं, तो मुझे सोचता बड़ा मुझे प्रेम करते हैं। वो प्रेम कुछ नहीं करते, बोले लाइन की कॉम्बिनेशन सही बैठ जाए इसलिए तेरे को आगे खड़ा करता हूँ। उस दिन मैंने निश्चय किया कि आज के बाद में मैं जीवन में ऐसा काम करूंगा कि भारत में जहां पर भी मैं जाऊं और पीछे भी बैठा हूं तो मुझे आगे बैठने के लिए मिल जाए। आज मैं कहीं भी पीछे बैठता हूं तो लोग मुझे पीछे से आगे बुला लेते हैं, बोले आचार्य जी आगे आ जाइए। तो जीवन में एक ऐसा काम होना चाहिए। ये तो मैं एक माइक के चलते बात बता दिया। मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ये जो आयोजन चल रहा है, इस आयोजन का लोधी प्रतिभा सम्मान एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे पास में फोन गया कन्हैया जी का, पत्रकार जी का, बोले महाराज जी आप थोड़ा समय निकालिएगा। समय की मेरे पास तो सब कुछ है, बस समय की थोड़ी व्यस्तता होती है। अब हमारा दिल्ली में भी कार्यक्रम है, 7 तारीख से कथा भी है, तो मैं इसमें थोड़े नाम ले देता हूँ, थोड़ा सबको प्रसन्नता भी हो जाएगी। इसमें श्री लोकेश लिल्हारे GST कमिश्नर, ये भी इसमें मुख्य अतिथि हैं, और अनंत लाल दमाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति देंगे। और ये बीच में मेरा नाम है ही, श्रीमती ज्योति लिल्हारे जी डिप्टी कलेक्टर कटनी, और साध्वी राधिका पटेल जी जो डायरेक्टर है अपराजिता IAS अकेडमी की, वो भी यहाँ पर। और मैं सब आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जो इतनी भारी संख्या में आप लोग इसमें पधारे हैं। और मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ये जबलपुर की भी हमारी टीम है, इनको कुछ मैं नाम भी जानता हूं, ये श्री संजय पटेल जी है, नरेश पटेल जी है, सीताराम पटेल जी भी है, ऐसे। और मैं आप लोग भी मेरे प्रिय हैं, जिनका नाम मैंने लिया वो मेरे अधरों पे आए, माने ओठों पे आए। जिनका नाम मैंने लिया वो तो मेरे ओठों पर आए, और मैं जिनका नाम नहीं ले सका वो सब के सब मेरे दिल में समाये। तो मैं कहां तक किसका नाम लूं, तो सब मेरे प्रिय हैं। तो मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आज हमारे समाज में बहुत बड़े 2 मुद्दे हैं। एक राजनीतिक मुद्दा, हमारे समाज का एक वोट राजनीति में जाता है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, अन्य समाज के सभी महापुरुषों के फोटो मिल जाएंगे,
लेकिन आपके किसी महापुरुष का, चाहे वो उमा भारती जी हो, चाहे वो माननीय कल्याण सिंह जी हो, उनका आपको कोई फोटो नहीं मिलेगा। ये क्या है? क्योंकि हमारे समाज में थोड़ी ढील है, हम मांग नहीं पाते हैं, हम डरते रहते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा। सामने वाला, अरे सामने वाले की ऐसी तैसी, यार तुम खड़े तो हो जाओ एक बार, दुनिया तुम्हारे पीछे न चल जाए तो कहना। एक बार अपना एक नारा तो कबूल करो कि मेरा ये नारा है, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और आजकल तो अपने समाज में होता क्या है, जैसे मैं कथा व्यास बन गया, मैं कथावाचक हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा, यार ये समाज के सारे लोग कथावाचक बन जाएं। मैंने आज तक किसी को प्रेरणा नहीं दी, इस मंच से कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कथावाचक बने, मैं नहीं देता प्रेरणा, जिसको अच्छा लगे वो बने। आज समाज में कोई कमिश्नर बनेगा तो प्रेरणा देता कमिश्नर बन जाए, कोई डॉक्टर होगा तो इस मंच से कहेगा आकर के वो सारे के सारे डॉक्टर बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपके शरीर का यदि हाथ इतना बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा 10-20 फुट का, तो हाथ अच्छा लगेगा? अरे ऐसे करो, ऐसे करो। अरे आपकी नाक 1.5 फुट की हो जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा संजय जी? बोलो। आपका कान बड़ा हो जाए, 5 फुट का हो जाए कान, आपका अच्छा नहीं लगेगा, लोग नुमाइश में खड़ा कर देंगे। समाज का एक अंग यदि बढ़ता है तो वो समाज अच्छा नहीं लगता। आज हमारे समाज में बड़ी विडंबना है, अन्यत्र समाज के कभी आप देखो क्रिकेटर में आप वो दिखाना, उसमें वो आप ऑब्जर्वेशन करना, तो आपको क्रिकेट में आपके समाज का एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। कभी आप देखिए फिल्म इंडस्ट्रीज में देखिए आपके समाज का एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, और आपके ओबीसी कई समाज के आपको क्रिकेट में मिल जाएंगे, आपको फिल्म इंडस्ट्रीज में मिल जाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, केवल सरकारी, यार सरकारी नौकरी को छोड़ करके भी आप किसी संगीत की दुनिया में चले जाएं, बहुत बड़ा स्कोप है, कथावाचक बन जाएं अथवा कुछ और बन जाएं, अथवा खेल में चले जाएं, स्पोर्ट में कितना बड़ा स्कोप है। आप हम सम्मानित किसको करते हैं? जिसने 82, 83, 84, 85, 86, 92, 94, 95% जिसने नंबर लाए, हम उसको सम्मानित करते हैं। पर उसे भी सम्मानित करना चाहिए जो व्यक्ति खेल में आगे गया हो, जो व्यक्ति कबड्डी में आगे गया हो, उस बच्चे को, और जो बच्चे गायन में जिसकी प्रतिभा कुशल हो, जो नृत्य अच्छा करता हो, फिल्म इंडस्ट्रीज में चला जाए, उस व्यक्ति को भी मुझे मंच से सम्मानित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। वो प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के योग है। शिक्षा तो सब प्रकार की हो सकती है, मैं कथा कर लेता हूँ अच्छी, आप कृषि एग्रीकल्चर में अच्छे जानकार होंगे, कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई कॉमर्स में अच्छा होगा। एक एक दिशा में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक वो अच्छा होगा। हम करते क्या है, हमने 85 वाले को यहाँ सम्मानित कर दिया, और जो बच्चा खेल में वो सोचता रहेगा यार इसको सम्मान मिला है, मैं काहे को, वो खेल में भी नहीं जा पाएगा और उस सम्मान के योग्य भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसकी प्रतिभा वहीं पर कुंठित हो जाएगी। इसलिए हमारे समाज का प्रत्येक बालक जिस दिशा में हो उसको वहीं पर सम्मान करना चाहिए। मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, एक दिल्ली की घटना है संजय जी, बहुत सरल घटना मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा छोले भटूरे बेचता था और एक लड़का प्रेस करता था, वो ऐसे करके। हमने कहा यार तू प्रेस करने लगा, और छतरी होकर के अपने समाज का, बोले हाँ प्रेस करने लगा। मैं उसकी दुकान पर जाने लगा, उसके प्रेस वाले की। मैंने कहा तू प्रेस को इसको बंद करके 4-5 लड़के लगा। उसने 4-5 लड़के लगा लिए। 4-5 लड़के लगाने के बाद में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई उसने। उसके बाद में वो ड्राई क्लीनर्स का काम कर दिया। आज उसकी वहां पर 3 फैक्ट्री है, 3। अब बताओ, यदि वो वही करता रहता, 500 रुपए 15,000 का महीने कमाता रहता, एक व्यक्ति अगर सोच रख ले तो छोले भटूरे बेचने वाला भी किंग रोल का मालिक बन सकता है, और छोटे छोटे ब्रेड को बेचने वाला भी वो व्यक्ति पिज्जा हट अपना खोल सकता है। उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। हम करते क्या, कोई टिक्की बेच रहा है उसको कहते हैं तो यार ऐसे ही नहीं, उसकी प्रतिभा को वहीं से जागृत कर दो। युवा युक्ति परिचय सम्मेलन 2025 के हो रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी के समक्ष सेल्फ डिफेंस के कुछ टेक्निक्स लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है आज की जनरेशन पे सेल्फ डिफेंस स्पेशली लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा तो नहीं पर आपके सामने 2-4 टेक्निक हर्षिता, इशिता और
रक्षिता के साथ, मेरे साथियों के साथ मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। और मैं जो टेक्निक्स करके दिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी है, आप में से कोई भी इसे बहुत ही अच्छे से कर सकता है। इसके लिए कोई कराटे क्लास या किसी मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप में से कोई भी कर सकता है। और मेरे करने के पश्चात ये दोनों आपको करके दिखाएंगी कि कैसे कोई भी एक रैंडम पर्सन इन टेक्निक्स को यूज़ करता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करती हूँ। जैसा कि इस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में जब आपका हाथ कोई पकड़ता है तो अपन इसको कैसे इजीली आराम से अपना हाथ छुड़ा सकते हैं, ये आप लोग देखिए। पहले तो अपन अपने हाथ को ऐसे करके टर्न करेंगे और इसके बाद अपन इसको ऐसे करके इसकी ये जो यहाँ टहनी है इसको अपन पकड़ के करेंगे तो ये पूरा मुड़ जाएगी और इसके शोल्डर पे स्पेशली बहुत पेन होगा, जिससे हाथ छूट जाएगा ऑटोमेटिक। आगे की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच अभी हाल ही में उपस्थित हुए हैं आदरणीय एस.के. गिरिया जी, मुख्य अभियंता, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश। कृपया आप मंच में आने का कष्ट करेंगे। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी पटेल, राष्ट्रीय महासचिव आलोक। श्री सीताराम जी पटेल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक। श्री गोविंद सिंह जी लोधी, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक। श्री बालक दास राजपूत जी, प्रदेश प्रमोटर। और जौलपुर टीम कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। श्री संजय जी, ब्रजेश लोधी जी, नारायण जंगीला जी। हमारे बीच जिला सिवनी से लेखराम जी ठाकुर, शिव कुमार जी ठाकुर सोनहरा, संत कुमार गुमास्ता जी, घनश्याम गुड्डू जी, संतोष कुमार ठाकुर जी, देवचरण सिंह जी ठाकुर, नन्हे सिंह जी पटेल, बुद्धू सिंह जी पटेल का आगमन हुआ है। समस्त आगंतुक अतिथियों का जिला लोधी क्षत्रिय समाज मंडला आलोक मंडला। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय लोकेश दिल्लारी जी, कमिश्नर साहब GST जबलपुर का आगमन हो चुका है। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। का जितना जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनका बेसब्री से उन्हें बहुत इंतजार था, आमंत्रित करूंगा मंच पर, वो कृपया मंच में आएंगे। श्री चिरंजी लाल जी जंघेला, निवासी ग्वारा, आपने 2,51,000 की राशि दान स्वरूप धर्मशाला निर्माण में प्रदान की है। श्री चिरंजी लाल जी जंघेला, निवासी ग्वारा। आलोक मंडला और जिला लोधी क्षत्रिय समाज मंडला की टीम कृपया उनको मंच तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे, शीघ्रता करेंगे। आपने 1,70,000 की राशि धर्मशाला निर्माण में दान स्वरूप समिति को प्रदान की है। श्री घनश्याम प्रसाद जी जंघेला। श्री खोवेलाल जी जंघेला, निवासी ठरका, आपने 1,50,000 रुपए की राशि दान स्वरूप धर्मशाला निर्माण में समिति को सहयोग किया है। आप भी कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। श्री खोवेलाल जी जंघेला, निवासी ठरका। श्री सुखदेव जंघेला जी धनपुरी, अध्यक्ष, आपने 51,000 की राशि धर्मशाला निर्माण में दान स्वरूप प्रदान की है। कृपया आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी जंघेला, ग्वारा, आपने 51,000 की राशि धर्मशाला निर्माण में दान स्वरूप सहयोग किया है। आप भी कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। श्री संजय ठाकुर जी, कोषाध्यक्ष आलोक मंडला, आपने अपने पिताश्री के देहांत पर बरसी न कराते हुए धर्मशाला निर्माण में 1 लाख की राशि सहयोग की है। आप भी कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। मैं हमारे समाज के वरिष्ठ जन जो 75 वर्ष श्री पाल सिंह जी प्रतिभाशाली बच्चों की सूची भिजाने का कष्ट करेंगे।
हमारे बीच आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि साध्वी राधिका पटेल जी का आगमन हो चुका है। मंचा से सभी हमारे वरिष्ठ जन, सीनियर सिटीजन, हमारे समाज की रीढ़ है। इनसे हमें प्रेरणा और ऊर्जा लेने की समाज को जरूरत है। सभी हमारे समाज के वरिष्ठ जनों का, जिला लोधी छत्री समाज मंडा और आलोक मंडा सहृदय सम्मान के पात्र हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। समाज के लिए हमारे प्रेरणा को प्रचारित करना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। ये मध्य प्रदेश का ऐसा तीसरा शादी का कार्ड है जो मंडला के नैनपुर ब्लॉक से श्री अन्नीलाल पटेल जी ने प्रेषित किया था। इससे समाज में जागरूकता और प्रेरणा परिलक्षित होगी। हमारे बीच साध्वी राधिका पटेल जी प्रमुख अतिथि मंचासीन है। साध्वी जी नर्मदा भक्त हैं। अभी हाल ही में इनकी मां नर्मदा की प्रतिमा पर भाई लोधी की आज के प्रतिभा सम्मान समारोह युवक व्यक्ति परिचय सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित साध्वी राधिका पटेल जी, आचार्य श्री हरिगोविंद महाराज जी, आलोक के प्रदेश अध्यक्ष, IPEB के क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री गिरिया जी, श्री चंद्रशेखर पटेल जी, श्री कन्हैया ठाकुर जी अध्यक्ष जिला लोधी क्षत्रिय समाज मंडला, राजेश कुमार लोधी जी जिलाध्यक्ष आलोक मंडला, बाल सिंह ठाकुर जी, मंडला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी सामाजिक बंधु, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, निवास तथा अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी सामाजिक बंधु, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्तियाँ और आज जिनका सम्मान हो रहा है वो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं बधाई देता हूं और मैं आप सभी से एक आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी आयोजकगण हैं जो लगातार मंडला के कार्यक्रम को मुझे चौथा साल में लगातार आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आपकी
इस प्यारे से मंच को सजाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। इसमें लोधी महासभा और आलोक दोनों ही टीम जो मिलकर ये काम करती है, मैं दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम का पहला शीर्षक है युवक युवती परिचय सम्मेलन। मैंने पिछले साल भी रायपुर रोड पे जो कार्यक्रम था उस पर आया था, तो उसमें भी यही बात कही थी, क्योंकि ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जीवन में दो पार्ट होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है किसी भी बच्चे के जीवन में दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, किसी भी इंसान। पहला पार्ट होता है उसके जीवन का निर्माण और दूसरा होता है उसके जीवन साथी का निर्माण। आज का कार्यक्रम जीवन के निर्माण, ये प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, मार्गदर्शन कार्यक्रम, कि आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़े, और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम और युवक युवती परिचय सम्मेलन कि आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़े, आपका जीवन साथी कैसा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही विषयों पे मैं अपनी बात रखूंगा। जितने भी आयोजक मंडल हैं, अगर वो बात सुने तो बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पे रहे जो लोग आए हुए हैं, मेरे इतने दूर से आने का मतलब भी निकलेगा और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो संदेश भी आप तक पहुँचेगा। तो जो सुनना चाहते हैं वो मंच पे के पास रहें, और जो नहीं सुनना चाहते वो खाने का टेबल लगा ना उस तरफ खड़े हो जाएं, तो वो मुझे दिख जाएंगे खाना खाते हुए बिजी है। कम से कम हम बातें पूरी कर पाएंगे। क्योंकि राधिका जी के बारे में मेरे को सुनने मिला कि वो यात्रा करते करते आई, तो कितना महत्व सोचिए कि ये दूसरी यात्रा है उनकी। नर्मदा की परिक्रमा अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ होती है, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं भी जीवन में एक बार नर्मदा की परिक्रमा जरूर करूँ, मां नर्मदा का आशीर्वाद मुझे भी मिले। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ आपके इस अच्छे कार्य के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मां नर्मदा से विनती करें कि हम सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, हम सब खुशहाल बने। पहला विषय जो इस कार्यक्रम का है जीवन साथी का निर्माण, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। आप अक्सर देख रहे होंगे कि 21वीं सदी जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, इस सदी में हमारे जीवन साथी या हम बाल बच्चों की शादी करते हैं, उसमें समस्याएं लगातार स्टार्ट हो गई। शायद कितना भी अच्छा लड़का ढूंढे आप, कितनी भी अच्छी लड़की ढूंढे, 1 या 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद विवाद की स्थिति चालू हो जाती है। शुरुआती दौर पे ये 5 से 7% में थी। आज आप देखें तो 5 से 7% जोड़े जिंदगी को शुरू से अंतिम तक अच्छे चलते हैं, अन्यथा 90% जोड़ों में लड़ाइयाँ, समस्याएं हमेशा आती हैं। चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, चाहे वो अच्छे घर के हों, चाहे किसी भी घर के हो, चाहे वो किसी गरीब के घर के हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कैसे भी हो, आप देखिए समस्या आती है। उस समस्या का कारण मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप उस दिशा में हम काम कर पाए। पहला है सही जोड़े का निर्माण। देखिए, कभी भी उत्तर ध्रुव को चिपका देंगे चुंबक में ना, तो कभी साथ में नहीं रहेगा, वो पीछे हटेगा। तो जीवन भी उसी प्रकार का है। जीवन में जब तक दो विरोधी व्यक्तित्व को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक साथ कभी नहीं रह पाएगा। तो आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, अब सोचिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात को चिंतन करिएगा, तो आपको लगेगा हाँ ये बातें हैं। मान लीजिए मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया, मान लीजिए किसी, अब लड़के से शुरुआत करता हूँ कि मान लीजिए मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया। अधिकतम माँ बाप, हर माँ बाप की बात नहीं करूँगा, कि कुछ माँ बाप नहीं चाहते, कि उनको रहता है कि हम नहीं अपने लड़के बच्चे को इसी यही में शादी करेंगे, शादी करेंगे, या किसी लड़की का रहता है कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो अधिकतम माँ बाप क्या चाहते हैं कि हाँ चलो अच्छा सर्विस में आ गया है, अच्छी जगह पे आ गया, तो इसकी शादी एन तेन के प्रकरण इसके साथ हो जानी चाहिए। अब सोचिए मैं एक मास्टर का लड़का, और मान लीजिए मेरे पास कोई करोड़पति की लड़की आ गई, कि बड़े अधिकारी की लड़की आ गई, सब कुछ आ गई, तो क्या वो मेरे माँ बाप के साथ चल पाएगी, मेरे गांव के साथ चल पाएगी? क्या मेरे जीवन के साथ वो जीवन भर चल पाएगी? या मेरे साथ चल रहे तो मेरे परिवार के साथ, मेरे उसके साथ चल पाएंगे? या तो मुझे ये प्रण करना पड़ेगा कि मैं उस बच्ची के अनुसार चल सकूं, या अपना संबंध ऐसे बच्ची के साथ बनाऊं जो मेरे साथ चल सके, मेरे परिवार के साथ चल सके। ये शादी के पहले आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। होता क्या है, हम बिल्कुल नहीं सोचते और हम देखते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है, और हम क्या करते हैं
कि उस व्यक्तित्व को, उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी हो, एन तेन प्रकरण, मतलब दहेज हुआ, गाड़ी हुआ, सोना हुआ, देने का प्रयास करते हैं और संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। और जब संबंध ही प्रॉपर नहीं होगा, उत्तर उत्तर ध्रुव का होगा, तो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे और संबंधों में विच्छेद चालू हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लड़का बड़ा है, अच्छी जगह है, ये पोस्ट देखकर शादी नहीं करनी है। आपकी बच्ची का, आपके बच्चे का जीवन भविष्य में अच्छा हो और वो साथी बनकर आगे बढ़े, ये सोचकर अगर आप शादी करेंगे तो आपके बच्चे का जीवन अच्छा निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, ये तो मैंने लड़के की बात बोली, लेकिन हमें आज के ज़माने में लड़के लड़कियां बराबर हैं। अब मैं लड़कियों के पक्ष में आता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट है हाउस हस्बैंड। क्या है हाउस हस्बैंड? एक समय था, मान लीजिए मेरी शादी, मैंने जैसे बोला, तो हो सकता है मैं आईएएस के एग्जाम पास करके 10वीं पास की भी बच्ची आ गई मेरे पास, 12वीं पास की भी आ गई, बहुत अच्छी नौकरी वाली भी आ गई, बिना नौकरी वाली भी आ गई, गांव वाली भी आ गई, शहर वाली भी आ गई, गरीब की भी आ गई, धनिक भी आ गई, सबके रिश्ते मेरे पास आ गए, समझ आए भी, ऐसा भी नहीं बोलूँगा, सबके रिश्ते आए। लेकिन सोचिए मेरी जगह पे जो आईएएस की एग्जाम निकालने वाली लड़की हो जाए तो उसको कौन से रिश्ते आएगा? क्या कोई सामान्य किसान उसको रिश्ता के लिए आ पाएगा? क्या कोई सामान्य मजदूर उसको रिश्ते, मजदूर का बेटा आ पाएगा? क्या छोटी मोटी दुकानदारी का रिश्ता उसको आ पाएगा? वो लड़की अगर यूपीएससी निकाली तो सबसे पहले वो देखेगी यूपीएससी का ही लड़का मिलना चाहिए, पीएससी निकाले तो पीएससी का लड़का मिलना चाहिए। आप देखते होंगे आपकी बच्चियां मास्टर बनती हैं तो आप मास्टर ही ढूंढते हो, आपकी बच्चियां नर्स बनती हैं तो कम से कम नर्स ढूंढते हो, उससे नीचे नहीं ढूंढते। मतलब लड़कों के मामले में तो चलो लड़की कुछ भी ना करे तो शादी हो जाएगी, लेकिन लड़कियों के मामले में अगर लड़की अफसर है तो उसकी शादी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो जाता है हमारे विचारों से, लड़कियों के विचारों से। जब लड़का घर चलाने के लिए भी लड़की की से शादी कर सकता है, पढ़ी लिखी लड़की शादी कर सकता है, भविष्य चलाने के लिए एक लड़की शादी कर सकता है सामान्य बिना नौकरी वाली से, तो क्या वो अफसर लड़की अपने घर और अपने भविष्य को चलाने के लिए क्या घर चलाने वाले लड़के शादी नहीं कर सकते? हाउस हस्बैंड, हम हाउस वाइफ की बात करते हैं, हम हाउस हस्बैंड की वाइफ की बात क्यों नहीं करते? यूरोप, अमेरिका, जितने देश हैं, इन सभी देशों में हाउस हस्बैंड की कल्पना है। अगर लड़की कमा रही है तो जरूरी नहीं है कि लड़का भी कमाए। हमारे यहाँ आप देख रहे थे मंचों पे, मैं और गिरिया जी बात कर रहे थे कि 15 में 2 लड़के दिख रहे थे, 13 लड़कियां दिख रही थी। भविष्य ऐसा आएगा कि नौकरी में भी 2 लड़के दिखेंगे, 13 लड़कियां दिखेंगी, तो लड़कियों के लड़के कहां से आएंगे? शादी नहीं हो पाएगी। तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ बहुत से बेरोजगार लड़के बैठे हैं। एक जमाने में था कि लड़के रोजगार करते थे, लड़कियां बेरोजगार तो कभी नहीं होती थी, उनको तो बेरोजगार कभी नहीं कहते, लेकिन लड़के बेरोजगार रहते हैं और लड़कियां नौकरी में आ रही है। लड़कों की कमी हो जाएगी, रोजगार वालों की। इसलिए हाउस हस्बैंड की कल्पना को आप लोग स्वीकार करें और धीरे धीरे बच्ची के लिए ऐसे पति, ऐसे वर का चयन करें जो बच्ची के जीवन में सहयोग कर सके। हमारे साथ क्या समस्या आती है कि जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सबसे अधिक लोग आते हैं कि साहब हमने शादी तो कर दी लेकिन लड़का लड़की एक ही जगह पोस्टिंग नहीं है। क्यों पटेल साहब? अब इनका ट्रांसफर कर दो साहब। सबसे पहले शादी हुई नहीं, शादी जुड़ी नहीं कि अब शादी जोड़ने से ट्रांसफर हो जाएगा? बोलते हैं ट्रांसफर हो जाएगा, और जब शादी हो जाती है ट्रांसफर ही नहीं होता। मेरे पास कम से कम 60 जोड़े ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर का है। इसमें से 30 जोड़े मेरे पास नर्सों के हैं, 12-13 जोड़े मास्टरों के हैं और बाकी विषय के। अब बताइए इतना ट्रांसफर संभव है? अब वो लड़की बेचारी ससुराल भी संभाले, नौकरी भी संभाले, घर भी संभाले, और जब बच्चा हो तो बच्चा भी संभाले। आप सोच के देखिए, लड़की ने अपने जीवन के निर्माण के लिए अपने जीवन में पढ़ाई की, टॉपर बनी, सब कुछ की, नौकरी प्राप्त की, और बाद में जैसी शादी हुई तो पूरे सपने अधूरे रह गए और लड़ाइयां बढ़ती गई और संबंधों में विच्छेद चालू हुई। तो आप क्या चाहते हैं? जितनी लड़कियां टॉपर लड़कियां बैठी क्या चाहती हैं? उनका जीवन अच्छा हो, वो जीवन में आगे बढ़े, कि पति के साथ संघर्ष करते रहे, हमेशा सास ससुर का संघर्ष करते रहे, अपनी माँ को बुलाना, अपने पिताजी को बुलाना, अपने भाई को बुलाना, हर दिन का झगड़ा, हर दिन का चक्कर लगा। और जो लड़कियां यहाँ पे शादीशुदा है वो मेरी बात से सहमत होंगे, वो बोलेंगे हाँ साहब यही समस्या है। ट्रांसफर होता नहीं, कभी लोकेश लाल को गाली देंगे, कभी गिरिया जी को गाली देंगे, कभी सिंधिया को गाली देंगे, कभी राधिका जी को गाली देंगे, कभी नेता अभिनेता को गाली देंगे। मैं हमेशा जब भी शादी के पहले कोई आता तो मैं बोलता हूँ भाई
तुम नौकरी में हो गई हो, आप एक ऐसा ढूंढो जो घर का भी काम कर सके। खेती बाड़ी भी तो नौकरी है ना हमारे यहाँ। हम तो खेती बाड़ी इंसान को सोचते नहीं, हम तो बेरोजगारी मान लेते शुरू में। ये दूसरा विषय जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चिंतन को सोचें और इस बारे में चिंतन करें कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आप समझिए कि समस्या तीसरी जगह कहां पे आती है। तीसरी समस्या आती है, मान लीजिए मैं एक लड़के का भी बाप हूं, मैं एक लड़की का भी बाप हूं। मैंने अपनी लड़की मान लीजिए कि पास में बिछिया में निवास में कहीं पे दे दी, और निवास से एक लड़की मेरे यहाँ आई। मान लो उसी घर में मैंने लड़की दी, और उसी घर से मेरे को बहू बन के एक लड़की भी मिल गई, उसकी बहन, मेरे दामाद की बहन। दामाद के घर में यदि मेरी लड़की को बोल दिया जाए, मेरी लड़की पढ़ी लिखी अच्छी सब कुछ है, एडवांस रही, सब कुछ रही, और मेरे घर में बोल दिया जाए कि ये जीन्स पहनती है जी, ये तो घूमने जाती है जी, इसको तो बाहर खाने को चाहिए जी, और बार बार बेटी शिकायत करे पिताजी से, बोले मेरे को तो ये ले जाते नहीं जी, और घर में सास ससुर भी ऐसा कहते हैं जी, और मालूम हुआ कि पति कमा के लाता और माँ बाप को पैसे दे, तनख्वाह देते, उसको देते नहीं जी, तो बाप क्या कहेगा? सोचो आप लोग क्या कहेंगे कि गलत घर में मैंने शादी कर दी, मेरी लड़की को तो ध्यान नहीं रखते, इतना पढ़ा लिखा के मैंने लड़की के साथ गलत किया। मेरा दामाद तो अपने माँ बाप का गुलाम है। अब उसी घर की लड़की जो मेरा बहू बन के आई, उसके बारे में बात करते हैं। यदि वो धोखे से जींस पहन ले, पल्ला डालना बंद कर दे, वो घूमना फिरना चालू कर दे, और तुम्हारा लड़का तनख्वाह उसको देने लगे, क्या कहोगे? कहा कि बहू लाली यार, और मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया। हमारे सब हमारे रिश्तों के साथ बदल जाते हैं, और वहीं से विवाद चालू होता है। मेरा मानना है कि जब लड़की किसी घर में चली जाती है, मेरा मानना है कि माँ बाप को उतनी ही सीमा में बात करनी चाहिए, उतनी ही बात करनी चाहिए जिससे उसका घर ना बिगड़े। लड़की कहती है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा किया है, हाँ हम तो अपने घर में नहीं करते, उसके घर में कैसे कर लिए? अरे उसका घर है, उसके माँ बाप, उसका हर व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। मैं और राधिका एक जैसे वैसा नहीं हो सकता, मैं और गिरिया जी एक जैसे वैसा नहीं हो सकता, यहाँ जो लोग बैठे हैं रुद्र जी और मैं एक जैसे ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र जी और हमारे नरेश जी दोनों की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। मैं बोलता भैया दो लोग हैं, और लोधी लड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तो कैसे लोधी कहलाएगा? तो मैं बड़ा संभाल के चलता हूँ। देखो मैं खुली बात, मैं इस बात को समझता हूँ। तो ये बात समझनी है हमें कि रिश्ता यहीं से बिगड़ना चालू होता है। तो इन रिश्तों को बहुत बारीक से धीरे धीरे इन रिश्तों पर फोकस करना है, हमें ध्यान देना है, और दोनों ही पेरेंट्स का सम्मान करना है। आप देखिएगा लड़की, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने लड़की गोद ली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाप का और माँ का सम्मान लड़की करती है। लड़का कर नहीं पाता, कई बार मन से नहीं कर पाता, कई बार मजबूरियों से नहीं कर पाता, लेकिन उसकी लड़की अपने माँ बाप का ध्यान रखती है। तो मैं सभी लड़कों से भी कहना चाहता हूँ माँ बाप का ध्यान रखिए, और लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ आप अपने माँ बाप को तो ध्यान रखते हैं, जिस घर में जाते हैं उस माँ बाप का ध्यान रखें, दोनों पेरेंट्स का ध्यान रखें, दोनों का सम्मान करें, तो घर स्थिर रहेगा और घर आगे चलेगा। मैं माँ बाप से चाहता हूँ कि जब आप लड़के का चयन करते हैं या लड़की का चयन करते हैं तो बेस्ट जजमेंट देखते हैं कि सबसे अच्छा वर्क कौन सा मिलेगा, सबसे अच्छी वधू कौन सी मिलेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ, शादी के बाद, शादी के पहले बेस्ट जजमेंट इंपॉर्टेंट करता है, और शादी के बाद एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट करता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें मिल जाए, जीवन आगे एडजस्टमेंट से आगे चलता है, तो इस एडजस्टमेंट को ध्यान रखिए। तीसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज के अच्छे कार्यक्रम होते हैं। देखिए आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। आज हमारे आदरणीय सीएम साहब ने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह से की। देखिए मेरा मानना है कि अगर हम सामूहिक विवाह को बढ़ावा दें, हमारे कार्यक्रमों में सामूहिक विवाह हो, आलोक के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैठे हैं, आलोक के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, 2-3 महासभा के अध्यक्ष बैठे हैं जबलपुर के मंडला के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप धीरे धीरे सामूहिक विवाह की परंपरा जो पहले थी, अब धीरे धीरे इसको फिर से बढ़ाना चालू करें। सामूहिक विवाह में बड़े व्यक्तियों की शादी कराएं। जब सीएम का बेटा सामूहिक विवाह कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? इससे सभी समाज भी आएगा और पैसे भी बचेंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। आज एक बड़ा अच्छा संदेश सीएम साहब ने दिया, मुझे लगा कि वो बात मुझे बोलनी चाहिए और इस तरीके का काम चालू करनी चाहिए। हर जिले में एक सामूहिक विवाह जरूर होना चाहिए जहाँ पे वो हो, और हर जितने भी लोग यहाँ पे सक्षम लोग बैठे, जितने भी पटेल लोग बैठे, जितने हम जैसे अधिकारी लोग बैठे हैं, मैंने 2 चीज़ कही। आलोक को एक जिम्मेदारी दी है सभी जिला अध्यक्षों को
क्योंकि ये वीरांगना अमर सिंह वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जन्मभूमि है, मंडला जिले से जुड़ी हुई है वो। तो आप सब प्रण लीजिए, एक महासभा का जिला अध्यक्ष प्रण ले, एक आलोक का जिला अध्यक्ष प्रण ले, क्योंकि दोनों का सामूहिक कार्यक्रम हर जिले में कि साल में एक बार एक गांव हो और उस गांव में अमर सिंह वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, हर साल प्रण ले। वो एक समाज के साथ इकट्ठा करके ये काम करें। आपके सम्मान को बढ़ाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हमारे समाज में भी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिसने देश के लिए अपनी जान लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, अब धीरे धीरे वीरांगना अवंतीबाई को भी जानने लगे, हम सबके कारण, आप सबके कारण। झलकारी बाई को भी जानने लगे, रानी दुर्गावती जी को भी जानने लगे। और जानना क्यों नहीं चाहिए, इन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम किए जिसके कारण आज हम यहाँ स्वतंत्र रूप से बैठे। और समाज को मैं हमेशा मानना है कि वीरांगना दुर्गावती की भी भूमि है। समाज को मिलकर एक वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति लगाना चाहिए, एक वीरांगना दुर्गावती की भी मूर्ति लगाना चाहिए, ताकि सभी समाज में संदेश जाए कि लोधी समाज जातिवादी नहीं है, समाजवादी है, और हर समाज के साथ, हर वीरांगनाओं के साथ। इसी प्रकार एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी समस्याएं सोशल मीडिया के साथ आ रही है शादियों में। एक तो सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से हम शादी के जोड़े ढूंढ रहे हैं, जो हमें मालूम ही नहीं होता उसका परिवार कैसा है, वो कैसा है, कैसी शादी का जोड़ा होना चाहिए। और दूसरा, आजकल जैसे आप शादी.com और ऐसे.com में अपना डिटेल्स डालते हैं नंबर के साथ, कहीं पैड है कहीं नॉन पैड है, उसमें आपके नंबर निकलते हैं। बहुत सावधानी से ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। आपने डिजिटल अरेस्ट सुना होगा कि अचानक से सीबीआई ने पकड़ लिया जी आपको, आपका एक कागज पकड़ा गया जी, आपसे डिमांड करते हैं, ये करते हैं। तो ये सब फ्रॉड चीजें हैं, इस पर ध्यान नहीं रखना। ये तो दूर की बात हो गई। अब सबसे खतरनाक हो गया जो मैंने पिछले बार लुटेरी दुल्हन कहा था कि शादी करके भाग जाती थी सोना चांदी लेके, अब वैसा नहीं रह गया। अब तो फेसबुक में आपका नंबर निकाला जाएगा, वो शादी.com और जैसे कई .com शादी वाले, उसे डेटा निकाला जाएगा, आपकी परिचय वाली डायरी से नंबर निकाला जाएगा। और एक लड़का जिसकी उम्र 30 साल हो गई, लड़की जिसकी उम्र 28 साल हो गई, एक लड़का लड़की बनकर भी बात करेगा और लड़का बनकर भी बात करेगा, लड़की से लड़का बन के बात करेगा और लड़के से लड़की बन के बात करेगा। अब लड़कियां भी जामतारा देखोगे ना आपने, लड़की लड़का बन के भी बात करेगी और लड़की लड़की बन के भी बात करेगी, और आपसे लंबी बात करेगी, आपको फोटो भेजेगी, आपको वीडियो भेजेगी, आपको घूमने बुलाएगी, आपसे मिलेगी, आपको सोशल मीडिया में चैट करेगी, और 6 महीने बाद शादी की डेट पूरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, और अचानक से आपसे बोलेगी अरे मेरी माँ एडमिट हो गई, बहुत पैसे लग रहे, बहुत ही लग रहा है, अचानक से ऑपरेशन है, क्या आप मुझे 15,000 रुपये दे सकते हो, क्या मुझे 20,000 दे सकते हो, क्या मुझे 30,000 दे सकते हो। आपसे 3 बार पैसे लेके चौथी बार फोन करना बंद हो जाएगा। ये लगातार बढ़ रहा है, ये अपराध लगातार बढ़ रहा है, आपको मालूम ही नहीं होगा। लड़का आएगा, मामा को दिखा के देखो ये फोटो है, मेरी शादी नहीं हो रही थी, लड़की मिल गई है, बड़ी अच्छी, कोई दहेज लग रहा है। लड़की आएगी तो कोई लड़का मिल गया, कोई दहेज लग रहा है, इस नौकरी में उस नौकरी में, सब फ्रॉड। सोशल मीडिया में फोन के द्वारा जो संबंध बनते हैं वो फ्रॉड होते हैं। अधिकतम परिवार इस फ्रॉड का शिकार बनते हैं। तो मेरा आपसे मानना है कि आप लोग इस फ्रॉड का शिकार ना बने, जब तक परिवार से न मिलने, बच्ची से न मिलने, घर से न मिलने। इसीलिए युवक युवती परिषद सम्मेलन और सामूहिक विवाह एक सामाजिक बंधन का काम करता है, सामाजिक सुरक्षा का काम करता है कि जितना बढ़ेगा उतना शादी का फ्रॉड कम होगा, ऑनलाइन फ्रॉड कम होगा। अब अगली बात, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चियों की शादी की उम्र, जो दूसरा कार्यक्रम है वहां पे आ रहा हूं धीरे से, बच्चियों की शादी की उम्र बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हम सब चाहते हैं कि हमारे समाज में सभी लोग अच्छी जगह पे आए, अच्छे अधिकारी कर्मचारी बने, संपन्नता है। लेकिन संपन्नता कैसे आएगी? सोच के देखिए, मैं किसी से पूछूं कि 2 बच्चों को खड़ा कर दूं और पूछूं कि एक बच्चा सिगरेट पीता है जी, जुआ खेलता है जी, सट्टा करता है जी, घूमने जाता है जी, लड़कीबाजी करता है जी, कुछ भी आवारागर्दी करता है जी, कुछ भी करता है जी, और एक कुछ नहीं करता, शाम को घर आता है, शाम को 6 बजे अपनी पुस्तकें निकाल के पढ़ने बैठता है, रात को पढ़ने बैठता है, सुबह सुबह बकायदा घर में सहयोग करता है, पढ़ने बैठता है, समय पे स्कूल जाता है, घर आता है और बैंक का मेहनत करता है। दोनों में सफल कौन होगा बताइए? दोनों में अधिक सफल होने की संभावना किसकी है? खा के कौन सा था
कहने लगे मुझसे, बब्बा कहाँ रे चिलम तम्बाकू डब्बा। ऐसा लड़का आगे बढ़ेगा कि ऐसा बच्चा आगे बढ़ेगा जो बिल्कुल जीवन में डिसिप्लिन से, जो कहता है कि अपना जमी अपना आसमां पैदा कर, हो सके तो अपना विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कहाँ मिलती शोहरतें, तू तो अपनी मेहनत से अपना इतिहास पैदा कर। ऐसा सोचने वाला बच्चा आगे बढ़ेगा कि चिलम तम्बाकू वाला बच्चा आगे बढ़ेगा? बताइए, बोल के बताइए, आवाज आनी चाहिए, बोल के बताइए। बोलोगे तो बात जाएगी। कमिश्नर बार बार नहीं आएगा आपके पास। कैसा वाला? मान गए इस बात को? अब सोचिए, एक जगह लड़का खड़ा, एक जगह लड़की खड़ी। क्या लड़की दारू पीती है? क्या लड़की आपकी सिगरेट पीती है? क्या आपकी लड़की रात को घूमने जाती है? क्या आपकी लड़की जुआ सट्टा खेलती है? क्या आपकी लड़की आवारागर्दी करती है? शाम को 6 बजे लड़की आती है कि लड़का आता है? सुबह समय पे कौन घर में रहता है? स्कूल जाके समय पे कौन आता है? लड़के के बिगड़ने की संभावना थी कि लड़की की बिगड़ने की संभावना थी? किसकी संभावना थी? तो आगे कौन बढ़ेगा? लड़कियां। लेकिन 21 साल नहीं हुआ जी और लड़कियां अब टॉपर दिखी नहीं, और माँ मम्मी बोले यार इसको बहू बनाएंगे, अपनी 90% वाली है और लड़की अच्छी रहेगी। कई सारी मम्मियां बैठी होंगी जिनने 90% बनाया होगा, टॉपर रही होंगी, उनकी शादी कर दिए। तो शादी करने के बाद जो योग्य था, एक ऐसा पेड़ था जो फल दे सकता था, 21, 22, 23 साल में प्रतिभा सम्मान में लड़की ढूंढ के शादी कर दिए। टॉपर थी वो, 95% वाली थी, जिसे आगे जाना था, देश को संभालना था, देश का प्रतिनिधित्व करना था। हमने शादियों की वीडियो से बांध दिया। क्या वो खाना बनाएगी, आपकी सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी, पढ़ाई करेगी? ऐसा कौन माँ बाप बैठी है या ऐसा कौन सास ससुर बैठी है जिसको ऐसी बहू चाहिए जो शादी के बाद आए घर में और वो पढ़ाई करे और आपका ध्यान नहीं रखे, आपका खाना नहीं बनाए? सोच के बताइए। तो हम जिंदगी भर दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और आपकी बच्ची 90%, 95% ला रही है। अभी एक पिताजी यहाँ आकर बेटी के साथ फोटो खिंचा रहे थे, यही थे जहां था दूसरे वाले आपके बाजू में जो बैठा भी थे ना, आप ही थे कि नहीं? बेटी के साथ फोटो खिंचा रहे थे, कौन थे? मतलब आप सोचिए कि पिता की इज्जत और सम्मान बढ़ाने का काम बेटे ने नहीं, बेटियों ने किया। यहाँ पे 90% बेटियां आकर सम्मान प्राप्त कर रही हैं। अरे उन 90% बेटियों की शादी जल्दी क्यों कर रहे हो? उन 90% लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दो। अगर आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरी इस लाइन को सुन लो। जो बच्चियां 90% बनाती हैं उनकी शादी की उम्र खत्म कर दो, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। कहीं जाना भी चाहती लड़की, जाने दो, उसके भाग्य की बात। 90% लड़कियां बनाती है, उसको पढ़ने दो, उसकी शादी की उम्र खत्म कर दो। जो 75% से 90% बनाती है, उसकी शादी की उम्र 26 साल के ऊपर कर दो। जो 75 से 60% बनाती है, उसकी शादी की उम्र 24 साल के ऊपर कर दो। और जो लड़कियां 50% से कम बनाती है, उसकी शादी जब करना है, जहां करना है, बिल्कुल कर दो, कोई आपत्ति नहीं। लड़कियों को मौका दो, ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां। अरे माँ बाप रोते तो चुप कराती है बेटियां। एक कुल का लाज रखेगा मेरे जैसा लड़का, 2-2 किलो की लाज रखती है बेटियां। पर समझो इस बात, अगर आपके समाज को बढ़ाना है, 100% लड़कियों में से केवल 5% लड़कियां काम कर रही हैं। आप खुद सोच के देखिए, किसान आदमी है, कौन परा लगाने जाता है? बालाहाट के आदमी है, आपका मंडला में परा वाला लगता है कि हमारे तो परा महिला लगाती है। आप जाके देखिए, फोटो खींचिए। हल जोतने के अलावा पूरा काम महिला करती है। अंतिम में जब धान वान निकालना है, उसके अलावा पूरा काम लड़कियां करती है। तो लड़कियां तो रोजगार, आप मौका दीजिए। अरे 50-50 साल में भी लड़कियों की शादी हो रही है, अब उसकी चिंता मत करिए। और लड़की बोझ नहीं है। दहेज का पैसा, शादी का पैसा लड़कियों पर खर्च करिए, आपका मान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। इस पे फोकस करना। दूसरी बात, लंबा समय हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं, मैं जल्दी से खत्म करने का प्रयास करता हूँ। मुझसे एक लड़की ने पूछा, छिंदवाड़ा गया था बीच में, वही का कार्यक्रम है, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी कि सर हमें क्या करना चाहिए? मैं तैयारी कर रही हूँ, दिल्ली में पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने 2-3 चीजें कहा, जितने बच्चे बैठे उनके लिए कह रहा हूँ। बच्चे, पहली चीज तो क्या बनना है डिसाइड कर लो, फिर करना क्या है। आप कुछ करना चाहते हैं, आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो आप उसके अलावा दूसरा काम नहीं करना। अगर आपने सोच लिया नीट करना है, पीसीएस करना है, एसएससी करना है, आईएएस करना है, डॉक्टर बनना है, प्राइवेट सेक्टर में जाकर एमबीए करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसकी तैयारी 3-4 साल करना है। अगर आप उसके लिए आज जग गए तो जिंदगी भर वो चीज आपको सोने का और सम्मान का मौका देगी। और आज उसके अगेंस्ट में सो गए तो जिंदगी भर छोटी छोटी बातों में जगा के रखेगी। छोटी छोटी बातें,
पहली बात, अगर आप बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी की पढ़ाई, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है, ना होली में, ना दिवाली में, ना कुछ, ना घर के काम से मतलब है। घर में क्या चिकनलेस हो गई, बिल्कुल माँ बाप का बात ही मत करना, उसको एक ही चिकन तुलते रहो, जिस काम से भेजा वो काम कर, मतलब पैसा खर्च करो, सब कुछ खर्च करो, घर में चिकनलेस तो हर दिन चलती रहती है। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी का डेथ हो गई, बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया तो बुलाओ, अन्यथा उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो, पढ़ने दो। बेटा, मेरे से पूछोगे कि मैं क्या करता था, मैं मास्टर का बेटा था। मेरे पिता, मेरे दादाजी 4 एकड़ की किसान का नाती हूँ, मैं बारीकी उसको जानता हूँ। मैं जब यूपीएससी करने गया तो मेरे कंपटीशन में मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी माँ मेरे को 2000 रुपये भेजती थी, 1000 रुपये मेरे दिल्ली में रहने को लगते थे, 500 रुपये मेरे, 600 रुपये मुझे खाने को लगते थे, चाय के 200 रुपये लगते थे, कोई पैसा नहीं था। क्या करें, समय नहीं है, समय निकलते जाएगा। तो मैंने कहा बस बेटा पढ़ लो। तो क्या कर, मैं सुबह शाम दिन रात करके पढ़ाई करता था, केवल एक ही चीज, दूसरी चीज बिल्कुल नहीं। मुझे घर वाले बोले कि ऐसा होगा, बिल्कुल मत बताना मेरे को क्या होगा, कौन मर गया कौन जिंदा, कोई मत बताओ मेरे को, क्या बाढ़ अकाल आ गई, कुछ मत बताओ मेरे को एक ही काम कर दो, पढ़ने। और मैं अधिकतम समय खाता था, मतलब टॉयलेट जाता था, नहाता था, तब भी मैं दिमाग में पढ़ता ही रहता था, और रात भर पढ़ता था ताकि दिन में डिस्टर्बेंस ना हो। ये जो पीछे गाने बाने बज रहे ना, शादी ब्याह, इसका भी डिस्टर्बेंस ना हो। सुबह 9 बजे तक पढ़ो, 11 बजे रात से पढ़ने बैठो, 4-5 घंटे सो फिर उठ जाओ, फिर पढ़ने बैठो। टॉयलेट में हूँ तब भी पढ़ रहा हूँ, सोया हूँ, मतलब नहा रहा हूँ तब भी रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा कंपटीशन आईआईटी के टॉपर के साथ, मेरा कंपटीशन एमबीबीएस के टॉपर के साथ, मेरा कंपटीशन एसएससी के टॉपर्स के साथ है, मेरा कंपटीशन पीसीएस के टॉपर्स के साथ है, मेरा कंपटीशन यूपीएससी के निकाले हुए पिछले रैंकर के साथ है। अगर मुझे बराबर होना है, मेरा कंपटीशन बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी के बेटे के साथ है, इंग्लिश स्कूल मीडियम के अच्छे बच्चों के साथ है। और यदि मुझे सरवाइव करना है तो मेरे पास एक ही चीज थी, अधिकतम 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 मेहनत। वो कहते हैं ना 6-8 घंटे लगातार, वो उनके लिट्सी के साथ हम लोग जो गाँव से निकल के पढ़ते हैं ना, उसके लिए अपना भयंकर पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज, घर की चीजों को छोड़ दो, भयंकर पढ़ो, भयंकर पढ़ो, तो आपकी सफलता मुझे लगता है निश्चित। वो आपने सुना होगा ना अमिताभ बच्चन की, वो असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो। कोई बात नहीं, असफल होना एक छोटी सी बात है, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी आवाज दो, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। मैंने भी कोशिश की, मेरी हार, प्रयास कर, लग जा, एक ही काम, उसके अलावा कोई काम नहीं दूसरा। इस 4 लाइनों के साथ मैं अंत करूंगा, क्योंकि समय हो रहा है, सबको जाना है, बच्चे बाकी हैं। जो मैं अपने लिए बोलता तो हर जगह बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, और जो मैंने अपने कागज में लिखा था, जो मैंने बालाघाट में बोला और वहीं बोला, वो बात मैं आपसे कहता हूँ बेटा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, प्रयास कर, कोशिश कर, पढ़ाई कर, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये मत सोच कि तू किसान का है, मंडला का है, लड़का है, लड़की है, तू प्रयास कर, प्रयास कर, प्रयास कर, तेरे इसी प्रयास से कल का मंडला जिले का कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। प्रयास करिए, और देखिए आप सभी के लगातार प्रयास से एक सुंदर कार्यक्रम की रचना हो रही है, आप सभी के प्रयास से सुंदर आयोजन हो रहा है। मैं आप सभी को इस आयोजन की शुभकामना, बधाई देता हूं, और मैं मंडला वासियों से, जो आयोजक मंडल, उनसे निवेदन करता हूं कि हर साल मुझे बुलाने का प्रयास मत करें। और मुझे 3-4 बजे ही आने दें, क्योंकि मैं आधा दिन उपयोग करके आता हूँ। एक ही दिन संडे मुझे मिलता है, बाकी दिन आप लोग ऑफिस आके देखते हैं, बहुत मुश्किल होता है हर संडे जाना। पिछला संडे बालाघाट, अगला संडे दतिया जाना है, मुरैना जाना, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के लोकल अधिकारी कर्मचारियों को बुलाइए, उनसे, उनको आयोजक बनाइए, उनसे सुनिए। नए नए लोग, बच्चे जो इन बच्चों में जो सिलेक्ट हो रहा है, उन्हीं बच्चों को मौका दीजिए, उनको बुलाइए। तो कभी कभी हमको मौका दीजिए, और जल्दी मत बुलाइए, क्योंकि अगर आप 12-1 बजे बुलाएंगे तो मेरा सुबह भी चले जाता है, शाम भी चले जाता है। तो कोशिश करिए कि हमें ना बुलाएं, हर बार ना बुलाएं। अब 3-4 साल हो गए तो 2-3 साल का गैप दें, अगले साल मेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा, जबलपुर से बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इन्हीं संदेश के साथ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर का कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चे, आप लोग यहीं तक ना रुके, आगे जाएं। हम लोगों के महत्वपूर्ण समय जब आते हैं, आपको मार्गदर्शित करते हैं, वो मार्गदर्शन का आप लाभ उठाएं, और कल आप में से
हम जैसा व्यक्ति आ जाए और अगले बच्चों को मार्गदर्शित करें। हमारी ये मेहनत, हमारा ये संघर्ष, हमारा ये संकल्प चरितार्थ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने बच्चों की शादी अच्छी जगह करें, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चे प्रगति करें, आगे बढ़े और वो बहुत आगे जाए। कि हो गई ये पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, लोदियों मंडला के लोदियों के हिमालय से हजारों गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना आलोक महासभा लोकेश का मकसद नहीं। आदरणीय पटेल तु श्री नर्मदे हर, श्रीमातु श्री गंगे हर, श्री जटा शंकरी हर, श्री नमो श्री पार्वती पते, श्री हर हर श्री महादेव, श्री काशी श्री विश्वनाथ, श्री गंगे। वीरांगना अवंती बाई की इस आलोक कार्यक्रम के प्रमुख और जनरेटर हमारे समाज के जीएसटी कमिश्नर श्री लोकेश लेलारे जी, आलोक संघ के अध्यक्ष और इस जिले के अध्यक्ष कन्हैया जी और सभी हमारे वरिष्ठ आदमी जन और आयोजन समिति जिन्होंने कार्यक्रम किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव और लगभग सभी लोग जा चुके हैं। जो कुछ स्टूडेंट हैं वो 5 मिनट के लिए आकर यहाँ बैठे, तो मैं कुछ टिप्स उनको देना चाहती हूँ स्टडी के लिए, या जहाँ पर भी है उसको ध्यान से सुने। कि जिन्होंने अभी प्रतिभा सम्मान जिनको दिया गया है और जो अच्छे परसेंट लेकर के आए हैं, जिनका जीवन में लक्ष्य है कुछ करने का, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको हमारे समाज के एक सहज और सतत, मैं देख रही हूँ कई वर्षों से हम लोग ने आगे भी काम किया है और ये अनवरत उसी धारा में चल रहा है। समाज के बच्चों की शिक्षा में उनका योगदान, लोकेश लेलारी जी का, ये फर्क नहीं पड़ता है कि समुद्र कितना बड़ा है, प्यास आपकी 2 बूंद मीठे पानी से भरती है। उन्होंने समाज में कितना बड़ा पद प्राप्त किया है, या राजनीतिक पद पर नहीं है, लेकिन जो बच्चों के जीवन में उन्होंने इस शिक्षा का समुद्र भरा है, वह आगे चल के उन्हीं के जैसे कमिश्नर को, आईएएस या आईआरएस को जन्म देंगे। और यह किसी भी मानव के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा योगदान ग्राउंड लेवल पर अगर कहीं पर होता है तो इससे बड़ा योगदान जीवन का कुछ नहीं होता है। और आप लोग को जो चीज़ें बड़ी सहजता से मिल गई हैं, जब हम लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी करते थे तो ढूंढते थे कि कहीं पे कोई एक आईएएस मिल जाए, पीसीएस मिल जाए, कि कैसे तैयारी करना है, उनसे कुछ गाइडेंस ले लें। आप लोग को आपके कार्यक्रम में आकर के गाइडेंस मिल रहा है, तो उसका आप फायदा उठाएं। और बहुत कुछ उन्होंने आपको बता दिया है कि कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं केवल 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ कभी भी किसी की अनुकूल नहीं होती है, चाहे वो किसी भी समाज में हो, चाहे वो ग्रस्त में हो, चाहे संन्यास में हो, चाहे विद्यार्थी जीवन हो। उन परिस्थितियों को सामंजस्य करना हमको पड़ता है, और उस सामंजस्य में ही शांति बनाए रखने का गुण जिसको आ जाता है
वो इस जीवन में तरक्की कर पाता है। दूसरी चीज, आपके पास हर चीज का अभाव होगा, धन का भी अभाव होगा, परिवार की फैसिलिटीज का भी अभाव होगा, तो उस अभाव को कभी अपने दिमाग में ना आने दें। और जब भी आपका मन पढ़ाई में ना लगे तो पहले उसको 2-4 दिन कुछ भी करके, चाहे आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, एकाग्रता को बनाएं, क्योंकि मन का गुण होता है जब आप उसको बार बार एकाग्र करेंगे। जैसे सर ने कहा कि आपको केवल पढ़ाई करना है, बाकी चीजों को नहीं देखना क्या कहाँ क्या घटित हो रहा है ना। जब भी हम किसी चीज में अपना मन लगा देते हैं तो एक विशेष ऊर्जा उसी टॉपिक से आने लगती है। कि आप जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल आईएएस का जितना भी टॉपिक, जब आप सोएंगे ना तो वो चीजें चलती रहेंगी आपके दिमाग में। तो ये हीन भावना कभी ना आने दे कि हमारे घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। आप इतना उत्साह काफी है। कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है, आपको तो सीधा नाव पे बिठा दिया। और यही 2 चीजें हैं जो हमारी स्टडी में आपको विघ्न डालती हैं। एक, हम 24 घंटा ही सोचते हैं हमारे घर में पढ़े लिखे नहीं, हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारे पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। जब पढ़ने बैठते हो तो लगता है कि हम यह रिश्तेदारी निभाने जाएं, हमें पार्टी करना चाहिए, ये भी कुछ नहीं होता है। एक बार जब आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो सारे रिश्ते वापस आ जाएंगे आपके पास, जिनको जानते नहीं वो भी आ जाएंगे। तो ये एक प्रकार की तपस्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में आप अपने लक्ष्य में जुट जाइए और थोड़ा सा कोई एक अपना इष्ट देवता को आप बनाइए, जो भी आप मानते हैं हिंदू धर्म में, उनसे प्रार्थना कीजिए सुबह शाम, ताकि एक आत्मबल आपको मिलता रहे और इस कठिनाई में वो आपको आगे ले जाएं और आप अपनी सफलता प्राप्त करें। तो 2 चीजें मेन है, एकाग्रता बना के रखें। एकाग्रता समझते हो ना, बार बार जब उसी चीज को आप मन को हटा हटा के आप पढ़ाई करेंगे, उसी पे लगाएंगे, मोटिवेशनल चीजें देखेंगे, है ना, तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आता जाएगा हमको क्या करना है। और दूसरी चीज, परिस्थितियों से कभी भी अपने आप को नहीं तोड़ना है, जैसा भी है जो भी है, क्योंकि आत्मबल और मेहनत के आगे कोई भी कितना भी कठिन लक्ष्य हो, जब आप मेहनत करने लग जाएंगे 10 लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, ईश्वर मदद करता है उसकी। तो ये चीज आप बना लेंगे। बाकी हमारे समाज में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रम से आपको शिक्षा का गाइडलाइन मिल जाएगा, सरकार जो संस्था चल रही है सभी समाज के मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, फैसिलिटीज भी मिलेंगी, हॉस्टल वगैरह भी है वो भी मिल जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक आपका लक्ष्य ना मिले, और जो सर का प्रयास है, इस मंडला जिले के सभी लोगों का प्रयास है, हम लोग का प्रयास है कि जो बीज हमारे इस संघ ने, लोकेश सर ने और बाकी सभी लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से बोया है, वो अब हमारे ऑफिसर बनकर के जब निकलेंगे तो उनका भी जीवन धन्य होगा और हमारे समाज का जीवन भी धन्य होगा। जय श्री राम, नर्मदे हर। पुराना वाला जो घर अंदर साइड वही है, हमारे पिताजी का पुराना है, अभी तक तो नया